आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। और आज के बाद से आपको मिलेगा लेक्चर क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का इस यूट्यूब चैनल पे। ऐसा हो सकता है कि एक बार आपको मिल जाए वन शॉट सिर्फ सब्जेक्टिव का, इसके बाद मिलेगा फिर ऑब्जेक्टिव का। हालांकि ऑब्जेक्टिव का वन शॉट क्या ही होगा, उसका मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह। इसके बाद जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज है उसके बारे में बात किया जाएगा। फिर आप अच्छा मार्क्स कैसे ला सकते हैं, या अगर कोई टॉपिक आपका वीक है तो उसको आप उस पर आप कैसे फोकस करके उसको ठीक कर सकते हैं, ये सारी बातचीत होगी इस सीरीज में। लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे आपसे ये बात डिस्कस करने का आपके साथ कि इस सीरीज में आपको मिलेगा क्लास 10th बिहार बोर्ड के ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट वीडियो, ठीक है। और हम पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश और हिंदी। ऐसा हो सकता है कि संस्कृत भी हम आपके लिए उसका संस्कृत का सीरीज भी आपके लिए लॉन्च करें, तो इस बात की संभावना है क्योंकि हम पढ़ाए हैं बच्चों को, अच्छे से पढ़ाए हैं। और आप जब पढ़ेंगे हमसे संस्कृत भी तो वहाँ बोलेंगे कि सर कि मुझे अच्छा लग रहा समझने में। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे फिर जब उस सीरीज को लॉन्च करेंगे तो। लेकिन हम अपने बारे में आपको बता दें कि हम पढ़ाएंगे आपको लैंग्वेज पेपर, ठीक है। और इसके बाद में लैंग्वेज पेपर में हम पहले फोकस करेंगे आपको हिंदी पे, फिर करेंगे इंग्लिश पे, और इसके बाद करेंगे संस्कृत पे। तो जिस तरीके से आपका जो साइंस है या मैथमेटिक्स है या एसएसटी है, सब सब्जेक्ट का अपना महत्व है, उसी प्रकार से जो आपका लैंग्वेज पेपर है, भाषा से संबंधित जो आपका विषय है, उसका भी अपना क्या है महत्व है। तो हम इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। दूसरी बात यह है, जिस तरीके से आपने अपने सीनियर्स अपने टीचर्स से सुना होगा कि बिना साइंस को पढ़े हुए हम प्रतिदिन के दिनचर्या को एक लेवल पे या अच्छे लेवल पे नहीं ला सकते हैं। या आप यह भी बोल सकते हैं क्या कि अगर जब साइंस विकसित हुआ है, साइंस डेवलप हुआ, उसी का यह परिणाम है कि आज आप किसी भी टीचर से घर बैठे पढ़ लेते हैं। तो साइंस तो पढ़ना ही है, मैथमेटिक्स तो पढ़ना ही है, लेकिन यह भी आपने देखा होगा कि किसी भी मंच पे जहाँ बात आता है लोगों को करने का कनेक्ट, तो वहाँ पे शायद साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन के जगह पे आप बुलाते हैं किनको, किसी शायर को, किसी साहित्यकार को, किसी लेखक को, ऐसे लोगों को आप बुलाते हैं। तो जब बात आती है किसी चीज़ को शेयर करने का, किसी चीज़ का क्या मतलब कि इमोशंस है, फीलिंग्स है, या अपनी बातों से किसी बात के बारे में समझाना है, किसी टॉपिक को समझाना है, तो मुझे लगता है क्या कि वहाँ पर जो है साहित्य की समझ, आप ऐसा बोल सकते हैं कि भाषा में शब्दों की समझ जो है वहाँ पे मैटर करता है। तो हम कोशिश करेंगे इन तमाम चीज़ों पे बात करने का, लेकिन हम इस क्लास में पहले करेंगे कोशिश कि हम क्या पढ़ाएंगे आपको और उसका क्या सिलेबस होगा, उसके बारे में आपके साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा लैंग्वेज पेपर। और लैंग्वेज पेपर में हमने स्टार्टअप किया है आज से आपके हिंदी साहित्य को। हिंदी साहित्य के साथ साथ हम आपके साथ काम करेंगे, आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश लिटरेचर भी, ठीक है। हम इंग्लिश लिटरेचर भी, विजिबल है ये? मुझे लगता है उतना विजिबल नहीं है। विजिबल है? बिल्कुल नहीं। पहले करना होता है कलर को, ये आपके लिए विजिबल है। हम इस आपके लिए LITERATURE हम आपके लिए इंग्लिश लिटरेचर का भी लेंगे क्लास आपका, और हिंदी साहित्य का भी लेंगे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे बाद में, फिलहाल हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा इस पे। ये जो कोई भी आपका जो लैंग्वेज पेपर है, ये आपके एग्जाम में आता है 100 मार्क्स का। अब इसमें आप अच्छा मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करने से पहले ये समझ जाएं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, और इसके बाद डिस्कस करें कि हाँ इसमें अच्छा मार्क्स ऐसे गेन किया जा सकता है तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, तो इस 100 मार्क्स के सिलेबस में क्या करना है आपको। लैंग्वेज पेपर में होता क्या है, 60% एरिया जो है ये आपके आते हैं ग्रामर सेक्शन से, और इसी को आपने कायदे से क्या कहा सर, इसी को आपने कहा व्याकरण खंड। हालांकि ग्रामर सेक्शन से हमारा काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। बाकी आपका आप बोल सकते हैं बुक, ये बुक से आपका आता है 40% क्वेश्चन, ठीक है सर। यहाँ से आपको मिलेंगे 40% क्वेश्चन। तो हम थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं कि
और इसके एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है, हम पहले ये बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम के पैटर्न को डिस्कस करने के बाद में आपसे ये बात करेंगे कि व्याकरण का क्या सिलेबस है और आपके बुक का क्या सिलेबस है, और व्याकरण और बुक के सिलेबस के बाद कुछ और भी पढ़ना है क्या, हम थोड़ा सा उस पर भी क्या करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ बात करेंगे इस टॉपिक पर भी। ठीक है, तो हम थोड़ा सा पहले आपसे बात कर लेते हैं किसके बारे में, आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके बारे में। भाई ये हो क्या रहा, हाँ यहाँ से होगा। अगर हम बात करें आपके एग्जामिनेशन के, आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में अगर आपसे हम बात करें, अगर हम आपसे इसके बारे में क्या करें, बात करें, तो ये बात आपको पता है कि ये जो आपका 100 मार्क्स का सिलेबस है सर, तो इसका एग्ज़ाम आपका होता है 2 चरणों में, जिसमें से आपने एक को बोला है ऑब्वियस, या इसी को हम आगे चल के बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हम लोगों ने इसे क्या बोल दिया सर, इसे बोल दिया हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। एक आपका ये हो गया, दूसरा आपका है डिस्क्रिप्टिव, और इसी डिस्क्रिप्टिव को क्या करते हैं हम लोग, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, DESCRIPTIV। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव। तो 50% क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं, और बाकी जो बच गया आपका 50% वो आपका यहाँ से आता है। इतना क्लियर है बच्चों? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक इन बातों को समझने में आप लोगों को शायद कोई दिक्कत क्या है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए, अब इस 50 में से क्या होता है सर, इस 50 में से जो आपका 30% सिलेबस है, ये आपके आते हैं ग्रामर सेक्शन से, इसी को आपने कहा व्याकरण, यहाँ से आता है। और बाकी जो आपका 20%, सॉरी ऐसा कहना गलत होगा, ज़्यादा अच्छा होगा ऐसा कहना कि 30 क्वेश्चन, मैं 30 बोल दूँ या 60% बोल दूँ, दोनों चलेगा। और यहाँ पे मुझे बोलना होगा या तो 20 क्वेश्चन, और नहीं तो मुझे बोलना होगा 40%, ज़्यादा अच्छा होगा। ये जो आपके सवाल कहाँ से आएंगे आपको, ये बुक से मिलेंगे आपको सवाल। इतना आप समझ गए हैं? ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करें आपसे, तो इसमें आपको पढ़ना होता है 3 चीज़ों को, इसमें से आपने एक को बोला गोधुली, जो आपकी बुक है, आप एक तो उसको पढ़ेंगे। दूसरा आपका हो गया वर्णिका, और तीसरा आपका हो गया सर, आप बोल सकते हैं रचनात्मक कार्य। अब मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप मुझे ज़रा बताइए कि रचनात्मक कार्य का मतलब क्या होता है, रचनात्मक कार्य का मतलब क्या होता है, ये मेरा आपसे सवाल है। मुझे लग रहा है कि आप जो है बता सकते हैं, और अगर आप नहीं बताएंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे आपको इस स्लाइड के बाद। इतनी बातों को आप समझ गए हैं, और इन बातों को समझने में तो आपको भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब आपसे आगे बात कर लेते हैं। अब हम आपसे बात करते हैं किसके बारे में, आपका जो गोधुली है इसके बारे में अगर आपसे थोड़ा सा बात करें, तो इस बात को आप सभी जानते हैं कि इस बुक को जो है डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। इस बुक को आपने क्या किया है सर, आपने नहीं, मतलब जो आपका सिलेबस करते हैं निर्धारण, उन्होंने क्या किया है, इसको डिवाइड किए 2 पार्ट में, जिसमें से आपका एक हो गया पोएट्री सेक्शन, POETRY, आपने एक को बोला सर क्या, पोएट्री सेक्शन, और हम इसी को बोलते हैं क्या, गद्य खंड।
हम इसी को बोलते हैं क्या सर, गद्यखंड। और हमने एक को बोला अरे गलत हो गया ये, काव्यखंड इसको बोलते हैं। हम लोग इसको बोलते हैं क्या, काव्यखंड। हम लोग इससे बोलते हैं सर क्या, इसे बोलते हैं काव्य खंड। ठीक है। और इसके बाद वाले को हम लोगों ने बोला क्या, प्रोज सेक्शन, प्रोज सेक्शन। और हमने इसे क्या कहा सर, गद्य खंड। हम लोगों ने इसका नाम क्या दिया, गद्य खंड दिया। ठीक है, वो सब तो ठीक है, हम इसके बारे में तो आपके साथ डिस्कशन करेंगे ही, लेकिन मेरे आपसे एक सवाल ये है, आप मुझे बताइए, मुझे लग रहा है कि कुछ बल्ब ऑफ है क्या। तो अरे भाई, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। अब ठीक है, चलिए। तो हमने ये कहा था कि इसके बारे में तो हम बात करेंगे आपसे, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल ये है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं गोधली का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। क्योंकि होता क्या है कि आप कभी कभी क्या अक्सर देखते हैं हम, बच्चा जो है जिस बुक को पढ़ रहा है, उस बुक का जो मीनिंग है ये तक नहीं पता होता है, तो थोड़ा सा वहाँ लगता है क्या कि क्या कमी रह गई हमारे पढ़ाई में, या बच्चा कॉन्शियस नहीं था, या प्रॉब्लम क्या था, कि बच्चों को ये नहीं पता है कि भाई हम जिस बुक को पढ़ने जा रहे हैं उस बुक का क्या मतलब हो सकता है, और उस बुक का नाम ये क्यों रखा गया है, इसका भी कोई मीनिंग निकलता है क्या। तो अगर आपको ऐसा लगता है सर कि गोधली का क्या मतलब होता है, तो आप मुझे बताइएगा। और अगर आप इसके मीनिंग को जानने के लिए इंटरेस्टेड है, लेकिन कोई आइडिया आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या कीजिएगा, आपका जो गोधली का बुक है, हिंदी का जो बुक आपका गोधली है, आप क्या करेंगे सर, आप उसका जो फ्रंट पेज है, मतलब बुक का जो इंटरफेस है, जैसे आपका हो गया ना ये, तो इसको देखिएगा, तो एक फिगर बना होगा, और उस फिगर से कीजिएगा कनेक्ट, तो आपको समझ में आएगा कि ये सर की गोधली का मतलब ये होता है। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो हमको बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में अच्छे से आपसे बात करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कुछ सवाल आपके लिए भी क्या हो रहे, ये आप समझ गए। दूसरी बात, काव्य खंड में होता क्या है सर, इसमें आप पढ़ते हैं, इसका मतलब है कविताओं का संग्रह। इसको आपने कहा क्या, कविताओं का संग्रह। काव्य खंड को आपने कायदे से बोला कविताओं का संग्रह। और हमको सबसे पहले इन बातों को समझने के लिए समझना होगा, जानना होगा, और जानना ये होगा कि कविता क्या होता है। तो अगर हम यहाँ पे मेंशन करें वर्ड कविता को, कि कविता क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं सर, इस क का मतलब होता है कल्पना। ठीक है। और इस वी का मतलब होता है विचार। और इस ता का मतलब होता है तालमेल, तालमेल। तो अब ये बात हमें समझ में आ रही है सर, इन बातों को हम बता सकते हैं कि कल्पना और विचार के तालमेल को हम क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। तो जब पढ़ाएंगे इसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे से, ताकि आप इनको अच्छे से क्या कर पाओ, समझ पाओ। आप सीधा बोल सकते हैं कल्पना और विचार के ताल, कल्पना और विचार के तालमेल को कविता कहते हैं।
ये तो ठीक है। अब इसमें कल्पना क्या होता है, विचार क्या होता है, ये बात आपको पता होगा, इस बात के बारे में आप जानते होइएगा। दूसरी बात आपके सामने इसमें ये आती है कि विजिबल है, नहीं विजिबल है। दूसरी बात आपके सामने इसमें ये आती है सर कि जो कविता लिखते हैं आप उससे बोलते हैं कवि, और आप इसे बोलते हैं इंग्लिश में पोएट, और आप इसे बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन दो है, कहीं कहीं बोलता है पोम और कहीं कहीं पोयम। तो आपको बताना है कि ब्रिटिश एक्सेंट में ये पोम है कि पोयम है, या अमेरिकन एक्सेंट में ये पोम है कि पोयम है। ये कुछ सवाल है, ये आपके लिए है, आप बताएंगे मुझे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। दूसरी बात ये है कि इसमें जो काव्य खंड में कविताओं का जो संग्रह है, इसमें कविताओं की जो कुल संख्या है वो आपका 12 है, 12 है, ठीक है। और गद्य खंड में अगर हम बात करें तो इसमें आप पढ़ते हैं क्या, इसमें कहानी है, उपन्यास है, किसी इंसान का जीवनी है जिसको आप बोलते हैं आत्मकथा। जीवनी हालांकि दो टाइप का होता है, एक होता है क्या कि किसी के बारे में कोई और लिखता है तो हम उसको सीधा बोलते जीवनी, और अगर कोई इंसान अपने बारे में खुद से लिखता है तो उसे कहते हैं कि आत्मकथा, ठीक है। फिर यात्रा वृतांत है, भाषण है, आप बोल सकते हैं कॉमेडी वगैरह है, कोई और ट्रेजेडी वगैरह है। तो इन सब बातों को हम कहाँ पढ़ते हैं सर, गद्य खंड में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसकी संख्या भी कितनी है, 12 है। तो कुल मिलाकर के आप ये बात समझ गए कि आपका जो गोधुली है, यहाँ से आपके एग्जाम में आएंगे आपको 30 मार्क्स का सवाल, 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा। अब आपके दिमाग में ये बात आ सकता है सर कि 30 मार्क्स का सवाल आएगा, तो आपने बोला कि बुक से आता 40% सिलेबस, तो जो हमारा 10% सिलेबस है वो कहाँ चला गया। तो सर 10% जो आपका सिलेबस है उसके लिए आपको पढ़ना होगा सेकेंड बुक जिसका नाम वर्णिका है, जिसका नाम क्या है सर, वर्णिका है। और वर्णिका से 10 मार्क्स का सवाल पूछे जाते हैं आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस में, हिंदी में, क्लास 10th में। और इसके लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे 5 चैप्टर, और इस 5 चैप्टर को जब पढ़ेंगे आप तो मुझे लगता है क्या कि आप अपने लाइफ में अब तक जितना कहानी पढ़े होंगे उसमें से कुछ न कुछ रहा होगा आपका फेवरेट। तो क्लास 10th का जो आपका हिंदी है, और हिंदी के जो आप हिंदी का जो बुक है गोधुली, और उसके साथ साथ आपको पढ़ना होता है वर्णिका। तो वर्णिका और गोधुली आप जब दोनों पढ़ेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि सर मुझे लगता है क्या कि इसमें से कुछ ऐसी कहानियां हैं जो मेरे दिल को टच करता है, छू के जाती है, और वन ऑफ माय बेस्ट स्टोरी में से एक है ये। मेरे जितनी भी कहानी है उसमें से क्या है, ये एक है। मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। तो हम इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला कि एग्ज़ाम में कैसे अच्छा मार्क्स ला सकते हैं बाय यूजिंग ऑल दिस थिंग्स, और दूसरा ये कि कहानी पढ़ के हमको क्या सीखने को मिलता है अगर हम कहानीकार बनना चाहते हैं, या कहानीकार का किस लेवल का होता है पब्लिसिटी, या आप बोल सकते हैं कैसे होते हैं पॉपुलर, या हमें क्या सिखाने की करते हैं कोशिश, या आप बोल सकते हैं कि हम बच्चों को गवर्नमेंट जो है या जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर है जो बनाती है इस पूरे सिस्टम को, वो इस प्रकार के स्टोरी से हमें क्यों चाहती है कराना रूबरू। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में क्या करेंगे सर, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने ये समझा अभी कि 10 मार्क्स का जो आपका सिलेबस है वो कहाँ से आएंगे आपके, वो आएंगे आपको यहाँ से आ जाएंगे, वर्णिका से आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब आता है बात व्याकरण का। तो इसमें होता क्या है सर, इसमें आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे, अगर आप जाएंगे यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे जाने के बाद में अगर आप सर्च करेंगे क्लास 10th के व्याकरण का सिलेबस, तो मुझे लगता है क्या कि बहुत ऐसे टीचर हैं, बहुत ऐसे क्या है सर, SYLLABUS सिलेबस ऑफ ग्रामर, बहुत ऐसे टीचर हैं
जो आपको इसका बताएंगे सिलेबस के बारे में। लेकिन मुझे लगता है क्या कि ठीक है 23rd के आसपास या 23 से 26 इतना टॉपिक पढ़ना है आपको, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है क्या जो आपका मेजर टॉपिक्स है, जो आपके MEASURE जो आपके मेजर टॉपिक्स है, इसमें 15 भी अगर आप अच्छे से करते हैं कवर अप, तो आप एक अच्छे जगह पे पहुंच सकते हैं, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग जो है 100 आउट ऑफ 100 के लिए काम करें। हम लोग 100 आउट ऑफ 100 के लिए क्या करें, काम करें। और इसमें होगा क्या, चूँकि आपका जो लैंग्वेज पेपर है ये आपका होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट, और अगर ये आपका होता है स्कोरिंग सब्जेक्ट तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको इसमें स्कोर करना होगा, और आप इजीली स्कोर कर भी सकते हैं। बस मुझे लगता है क्या कि इसमें 80% मार्क्स जो है 80 to 85, इसमें 80 to 85 80 to 85% जब का मार्क्स है, ये मार्क्स सामान्य बच्चा भी ला सकता है। लेकिन जब बात आता है टॉपर के सिलेक्शन का, टॉपर वेरिफिकेशन का, टॉपर लिस्ट में नाम लाने का, तो उसके लिए आपको ये 15 से लेकर के और क्या बोलते हैं ये 85 से लेकर 100 तक का जो सफ़र आपका है, इस 50 मार्क्स का जो आपका सफ़र है, इसके लिए आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। क्योंकि इस बात को आप जानते हैं कि अगर आप बिहार बोर्ड BACB, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th के छात्र तो हैं ही, चूँकि आप इसी के लिए बना रहे वीडियो, और अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं 2026 में, तो आपको पता है कि आपको टॉपर लिस्ट में आने के लिए, आपको टॉपर लिस्ट में क्या आने के लिए क्या करना होगा, कम से कम 485 और नहीं तो 490 इतना मार्क्स का जो आपका सफ़र है उसे करना होगा तय। और हम ऐसा मान लेते हैं कि अगर आप 490 मार्क्स तक का सफ़र तय करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब बनता है कि 98% मार्क्स आपने लाया है। तो 98% मार्क्स एक सब्जेक्ट में लाना या 2 में लाना ठीक है, आ सकता है। लेकिन जब बात आती है 5 सब्जेक्ट का, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है बच्चों को ऐसा लगता है कि सर आई थिंक इट इज़ टफ फॉर मी, कि ये मेरे लिए टफ है। और ये सही बात भी है, क्योंकि हवा में बात करना अलग बात है, और जब आप धरातल पर रह के बात करते हैं तो आपको समझ में आती है कि ये इतना ईजी नहीं होगा 98 मार्क्स लाना सारे के सारे सब्जेक्ट में। लेकिन ठीक है, इतना ईजी नहीं होगा। लेकिन मुझे लगता है क्या कि आप उस चैलेंज को चैलेंज नहीं बोलते जिसमें खून पसीना एक ना हो, इंजॉय भी करेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, और जम के पढ़ेंगे भी। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपके हिंदी का या इंग्लिश का या संस्कृत का, मतलब लैंग्वेज पेपर में किसी भी एरिया से अगर कोई सवाल आता है या हम अगर उसको पढ़ाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे पढ़ाए कि आपको पहली बात याद कभी नहीं करना पड़े, इंटरेस्टिंग वे में आपको वो हमेशा के लिए याद भी हो जाए, और इसके साथ साथ आप ऐसा सहजता महसूस करें आप कि सर नाउ आई एम इन दैट पोजिशन टू अंडरस्टैंड दैट कि आई कैन गेट गुड मार्क्स इन माई एग्जामिनेशन वॉट एवर आई वॉन्ट, कि अब हम अपने एग्जाम में उतना मार्क्स ला सकते हैं जितना हम चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको और मुझे दोनों को करना होगा मेहनत। अभी मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, हम क्या पढ़ाए हैं, क्या पढ़ाते हैं, कितने साल से पढ़ाते हैं, हम इसके बारे में आपसे बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ेंगे मेरे से, तो आप बोलेंगे कि ये सर कि मुझे समझ में आ रहा है, इतना काफ़ी मेरे लिए, ठीक है। चलिए अब देखिएगा अब देखिएगा, हम अगर बात करें आपसे तो सिलेबस के बारे में आपने थोड़ा सा देखा। अब इसमें आपका कम से कम 15 और नहीं तो आपको लगभग 26 टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अब वह टॉपिक क्या क्या है, सबसे पहले आप पढ़ते भाषा के सोपान, भाषा के सोपान पढ़ते हैं व्याकरण पढ़ने से पहले, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले पढ़ते हैं वर्ण, के बाद आप पढ़ते हैं अक्षर,
इसके बाद आप पढ़ते हैं सर, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, पहले पढ़ते हैं आप ध्वनि, ध्वनि, फिर पढ़ते हैं आप वर्ण, फिर पढ़ते हैं आप अक्षर, फिर पढ़ते हैं आप शब्द, फिर पढ़ते हैं आप पद, फिर पढ़ते हैं आप वाक्य, और इसके बाद में जब बहुत सारा वाक्य बनता है तब आप पढ़ते हैं क्या, भाषा। तो ये हैं आपके भाषा के 7 सोपान। जिससे आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इन चीज़ों को क्या करेंगे सर, आप पढ़ेंगे। तो इसी में हम अगर बात करें व्याकरण के सिलेबस को लेकर के, तो इसके सिलेबस में आपको पहले पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा सर, हम वर्ण पढ़ते हैं, वर्ण के बाद में हम संधि पढ़ लेते हैं, संधि के बाद में हम समास पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम शब्द पढ़ते हैं, इसमें बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, क्या बोलते हैं उसको, रचना के आधार पर, ये सब पढ़ते हैं हम लोग। बनावट रचना की होता है। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार से हम पढ़ते हैं शब्द, इसमें आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, फिर आपका योग, यौगिक, योग रूढ़, सब पढ़ना है आपको। तो क्या बोलते हैं, वर्ण संधि समास, वर्ण संधि समास शब्द के बाद हम क्या पढ़ लेंगे, प्रत्यय, नहीं, ये आपका उपसर्ग है, फिर ये आपका प्रत्यय है, फिर आप पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, वचन पढ़ेंगे, फिर आप कारक पढ़ेंगे, फिर आप संज्ञा पढ़ेंगे, इसके सारे टाइप पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, इसके टाइप पढ़ेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, यह आपका हो गया क्रिया, फिर पढ़ेंगे आप क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पढ़ेंगे आप, संबंधवाचक, अब यह है संबोधन वगैरह है, सब के बारे में कम आता है सवाल आपके एग्जाम में। फिर पढ़ेंगे आप मुहावरा, फिर आप पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, फिर आप पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, फिर आप पढ़ेंगे विलोम शब्द, और विलोम पढ़ेंगे आप। इसके बाद जो है क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक है जिसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं ये ही क्या है, आप बोलते हैं ना इंग्लिश में कि आई डू नो, मैं जानता तो हूँ, कि आपका डू क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है, क्या कर रहा है सर, एम्फेसाइज कर रहा है। इसी से आपका बनता है एम्फैटिक, एम्फैटिक इसी से बनता है, इसी से आपका बनता है एम्फेसिस, एम्फेसिस, एम्फेसाइज, एम्फेसिस, एम्फेथेटिक, सब बात की बात है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस सवाल की हिंदी में आप इस ही को क्या बोलते हैं, नियात, ये क्या होता है। तो इसी तरीके से कई सारे टॉपिक ऐसे पढ़ने हैं, आपको पढ़ लेंगे हम। फिर आपका है वाक्य को शुद्ध करना, वाक्य को, शब्द को शुद्ध अशुद्ध दिया रहेगा, आप उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं, 1 2 3 4, काल लिखे कहीं पे, हम यहाँ पे काल भी लिख लेते हैं, वचन लिखा होगा, पुरुष लिखा है,
चलिए 1 2 3 लिंग निर्णय करें, कहाँ लिखे हैं? लिंग निर्णय करें। चलिए ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 से 6 टॉपिक और भी हैं, हम और पढ़ते हैं। और अगर और बात करें आपसे, जिसको मैंने बोला है कंपोजिशन वर्क, जिसको हमने बोला है कंपोजिशन वर्क, इसका हिंदी होता है रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं आवेदन, इसमें हम लोग पढ़ते हैं पत्र, इसमें हम लोग पढ़ते हैं संक्षेपण, इसमें हम लोग पढ़ते हैं गद्यांश, इसमें हम लोग पढ़ते हैं क्या? निबंध। ठीक है, ये सब काम कर लेते हैं। इसके बाद कुछ और भी टॉपिक है जो पढ़ते हैं, तो हम उस पर भी करेंगे आपसे बातचीत। हम लोगों ने कोशिश किया थोड़ा सा एक झलक में इन चीज़ों को देखने का। ये सब काम करेंगे हम लोग इसमें। इसके बाद अगर बात करें, तो आपने देखा क्या कि आपके ग्रामर के सब सिलेबस, फिर आपने देखा आपने आपको बुक पढ़ना है, फिर देखा आपने वर्णिका का 5 चैप्टर आपका है। और इसके बाद अगर हम देखें, तो जहाँ तक हमें समझ में आ रही है कि मैक्सिमम टॉपिक्स का मतलब वो अधिकतम टॉपिक जो है, अधिकतम जो आपके टॉपिक है, और हम उसके बारे में आपसे बात करें, तो मुझे लगता है क्या, उसको आप ट्रिक से पढ़ सकते हैं। ट्रिक और कॉन्सेप्ट अगर आप उस पर अप्लाई करेंगे, ट्रिक और कॉन्सेप्ट अगर आप उस पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ऐसे में होगा क्या कि उन चीज़ों को लंबे समय तक याद रखना, मतलब कि लर्न करना आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने आज के क्लास में डिस्कस किया, देखा समझा किन चीज़ों के बारे में, कि आपके ग्रामर का सिलेबस क्या है, बुक में आपको क्या क्या पढ़ना है, और आपके एग्जामिनेशन का क्या क्या पैटर्न है, वो देखा हम लोगों ने। कल के क्लास को जब हम करेंगे स्टार्टअप, तो वहाँ कोशिश करेंगे बताने का आपको। हालांकि आज भी आपको हम बता सकते हैं, और आपको ये बात पता भी है कि गोधुली से शॉर्ट, मतलब कि लघुत्तरीय प्रश्न कितना आता है और दीर्घोत्तरीय कितना आता है, लघुत्तरीय प्रश्न कितना आता है और दीर्घोत्तरीय प्रश्न कितना आता है, ये आपको पता है। अगर नहीं पता है तो हम कल क्या करेंगे, इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। और इसके बाद जो है, इसके साथ साथ हम मेहनत करेंगे पहले बुक को ख़त्म करने पर। पहले बुक पढ़ लेते हैं, और बुक को पढ़ने के बाद, बुक में क्या आपके 24 चैप्टर्स है, तो 24 चैप्टर्स को हम लोग 24 डेज में क्या करेंगे, ख़त्म कर लेंगे वन शॉट में। और जब वो ख़त्म हो जाएगा, तब हम कोशिश करेंगे आपको बताने का, समझाने का, कि आप जो हैं इससे जुड़ा हुआ जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कैसे बनाएंगे। लेखक परिचय या लेखक से संबंधित जो आपके प्रश्न हैं, आप उसको कैसे करेंगे सॉल्व।
और लेखक के नाम को याद करना है, उनका जन्म, उनका मृत्यु का तिथि, किस नाम से वो फेमस है, कौन कौन सा पुस्तक वो लिखे हुए हैं, ये सब सवाल जो है एग्ज़ाम में आता है। और अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं और हिंदी आपकी मातृभाषा है, तो आपको पता ही बात है कि हिंदी जिस भाषा को आप बोलते बचपन से, और अगर उस भाषा में आपका मार्क्स नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं आप ऐसा फील करेंगे, आपको ऐसा महसूस होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रह गई थी सर। और एक बार आपके मार्कशीट में लिखा गया भाई कि 60 मार्क्स, तो 61 उसको कोई नहीं कर सकता है। तो ये समय किसी भी इंसान के लाइफ में बार बार नहीं आता है। तो हम कोशिश करेंगे हर एक टॉपिक को डीप में पढ़ने का। डीप में पढ़ेंगे दो बात को ध्यान में रखते हुए। पहला कि हम रिवाइज करने से ज़्यादा विश्वास रखते हैं किसी टॉपिक को ढंग से पढ़ने का। अगर आप सुपरफिशियल सरफेस लेवल पे अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक को अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं तो 50 बार रिवाइज कीजिए। जितना आप पढ़े थे उसी बात को आप रटते रहिए। ऐसा हो सकता है कि रटने से आपको दिमाग आपको याद रहे भी, और ऐसा भी हो सकता है कि आप मिस कर जाएं। लेकिन अगर आप किसी भी टॉपिक को ढंग से पढ़ें, डीप में पढ़ें, समझ के पढ़े हैं, आपने अपना कंसंट्रेशन उस समय दिया था और इसके बाद आप रिवाइज करते हैं, तो मुझे लगता है क्या कि इट इज़ मोर बेनिफिशियल देन दैट मेथड। ये मेथड जो है उस मेथड की तुलना में क्या होगा, मोर बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो हम कल के क्लास में आपसे मिलेंगे। श्रम, विभाजन और जाति प्रथा आपका निबंध है, जिसको लिखा गया है आधुनिक मनु, आप बोल सकते हैं संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित ये जो आपका चैप्टर है, पूरे हिंदी में सबसे पहले इसको क्यों रखा गया, इसके पीछे कोई लॉजिक है या ऐसे रखा गया है, हम इन तमाम बातों पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कल के क्लास में। तो आपसे मिलते हैं कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ठीक है बच्चों, चलिए।